नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह। आप देखना शुरू कर चुके हैं गुना। गुना में आज बात होगी वो जो पान सिंह तोमर का पहला वर्जन था, चंबल का बागी, जिसे कभी दद्दा, कभी रॉबिन हुड तो कभी जेंटलमैन डाकू कहा गया और एक विशेषण भी उसके नाम से जुड़ा था, इंडिया का सबसे महंगा डाकू। 3 लाख का इनाम था उसके ऊपर, उसके सिर पर। और जिस तरीके से ये बात है वो 1960 के दशक की बताई गई और 3 लाख तो फिर भी कम थे। उसके ऊपर 26 लाख रुपए की फिरौती मांगने का आरोप भी है और उसने हासिल भी की है फिरौती। चंबल का वो डाकू जिसके नाम से पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी खौफ खाती थी। उनको भी डर लग गया था कि वो डाकू जिसने बीहड़ का बागी बनकर 400 से ज्यादा हत्याएं की और 650 से ज्यादा अपहरण किए, जिससे फिरौती मांगने में सारे डाकुओं को सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, सारे डाकुओं को पीछे छोड़ दिया। आज सिर्फ गुनाह में इस एपिसोड में चंबल के सबसे महंगे डाकू मोहर सिंह गुर्जर की कहानी दिखाएगी। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश के भिंड जिले का एक गांव का एक लड़का जिसे पहलवानी करने का बहुत शौक था। साल 1956 में करीब 22 साल की उम्र पहलवान बनने के सपने देखने लगा, लेकिन गरीबी की मार झेलते हुए परिवार की वजह से उसका ये सपना ही रह गया। पहलवानी का ख्वाब छोड़ पिता के साथ खेती किसानी करने लगा। इसी दौरान गांव के कुछ दबंग परिवार को कमजोर समझकर उसके जमीन का कुछ हिस्सा हड़प लेते हैं। इतना ही नहीं, मोहर सिंह गुर्जर पुलिस के पास जाते हैं, लेकिन पुलिस दबंगों का ही साथ देती है। दबंग कोई और नहीं बल्कि उसके ही अपने परिवार के सदस्य थे, जिन्होंने मोहर सिंह की जमीन हड़पी। इतना ही नहीं, जब उनके चचेरे भाई को पता चला कि मोहर पुलिस के पास गया था शिकायत के लिए, तो उसे और उसके परिवार को बेअंतहा परेशान करने लगे। मोहर के परिवार के साथ आए दिन मारपीट करने लगे। मामला सिर्फ बातचीत, लड़ाई झगड़े तक ही सीमित नहीं था, बल्कि एक दिन गोलियां तक चल गए, जिसमें मोहर के परिवार के कुछ लोग मारे गए। जब परिवार की लाशें बिछी देखी तो मोहर सिंह के पास कोई और चारा नहीं था सिवाय बंदूक उठाने के। फिर वही हुआ, मोहर सिंह ने अपने परिवार का बदला लेने के लिए बंदूक उठाई और दबंगों में एक को मौत के घाट उतार दिया। का वो वक्त था जब मोहर सिंह की उम्र 22 साल थी। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में रहने वाला और वहां ही पैदा हुआ मोहर सिंह अब 22 साल की उम्र में पहलवान बनने के सपने देख रहा था। पहलवानी में तो कुछ ना हो सका क्योंकि परिवार इतना मजबूत नहीं था, लिहाजा मोहर ने अपने परिवार के साथ ही खेती बाड़ी शुरू कर दी। खेती बाड़ी करते करते परिवार को गरीब और मजबूत ना समझकर कुछ रिश्तेदार ही जमीन कब्जा करने की कोशिश करते रहे। बात पहले कहा सुनी तक और फिर मारपीट से गोलीबारी तक आ गई। गोलीबारी में मोहर सिंह के परिवार के कुछ लोग भी मौत के घाट उतार दिए गए। फिर क्या था, मोहर गुस्से में लाल था और अब हथियार उठाने के अलावा मोहर सिंह के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। लिहाजा मोहर सिंह ने वही किया। मोहर सिंह ने हथियार उठाया और अपने चाचा के बेटे को मौत के घाट उतार दिया। मोहर सिंह के हत्याओं की फहरिस्त में ये पहली हत्या थी, जिसके बाद मोहर सिंह डाकू बनने के लिए बीहड़ पहुंच गया। साल 1958 में जब मोहर सिंह ने अपने चचेरे भाई की हत्या की तो उसके बाद वो बीहड़ में दाखिल होता है। जिस वक्त बीहड़ के बीरान में मोहर सिंह ने कदम रखा तब उसकी उम्र महज 24 साल थी। अब यहीं से शुरू हुआ मोहर सिंह का डाकू बनने का सफर। मासूम सी शक्ल में मोहर सिंह ने कई डाकुओं की गैंग में शामिल होने की कोशिश की। कम उम्र में होने की वजह से डाकू के किसी गिरोह ने मोहर सिंह को अपने साथ नहीं लिया। इधर गांव में पुलिस लगातार दबिश दे रही थी क्योंकि मोहर सिंह अब एक हत्यारा था और यही वजह थी कि वो वापस घर तो क्या, वो गांव के अंदर भी नहीं जा सकता था।
जिसे लोग बच्चा समझकर गैंग में नहीं शामिल कर रहे थे, उन्हीं के सामने मोहर सिंह ने अपनी खुद की एक गैंग बनाकर तैयार कर दी। बिहार में मोहर सिंह कई दिनों तक बिना कुछ खाए भूखे प्यासे गुजारा करता रहा। इसी दौरान उसकी दोस्ती कुछ और नए डाकुओं से हुई और यहीं से उसने उन सबको शामिल कर एक छोटी सी गैंग बना ली। मोहर सिंह अब बिहार के और डाकुओं से बिल्कुल अलग तरीके से लूट, हत्या, अपहरण जैसी वारदातों को अंजाम देने लगा। साल भर का खर्च 80,000 रुपए। जैसे दिन बीत रहे थे, ठीक वैसे वैसे मोहर सिंह के गैंग में और डाकू शामिल हो रहे और गैंग अब फल फूल रहा था। अब तक मोहर सिंह की गैंग में 150 से ज्यादा डाकू शामिल हो चुके थे। मिली जानकारी के मुताबिक 1961-1962 में मोहर सिंह की गैंग का खर्चा तकरीबन 1 लाख हुआ करता था। उस दौर के हिसाब से 1 लाख रुपए की रकम लाना और कमाना बहुत ही बड़ी बात थी, लेकिन इन डाकुओं के लिए कुछ भी नहीं। अगर आज की दौर की बात की जाए तो तकरीबन 80 लाख रुपए महीने का खर्च आका गया। बड़ी गैंग, बड़े खर्चे, पैसों की सख्त जरूरत। अब गैंग के खर्चे ज्यादा थे क्योंकि गैंग में लोग भी हर दिन बढ़ रहे थे। इसी वजह से अब हत्याओं के साथ मोहर सिंह ने अपहरण की घटनाओं को भी तेज कर दिया। मोहर को जैसे ही किसी अमीर और रसूखदार व्यक्ति के बारे में पता चलता तो उसे उठवा लेता और फिरौती की बड़ी रकम वसूलता और पैसे ना मिलने पर वो उनकी निर्मम तरीके से हत्या कर देता था। इस तरह से उसने 650 से ज्यादा अपहरण और सैकड़ों हत्याएं की, ढेर सारा पैसा इकट्ठा किया। मोहर सिंह का खौफ अमीरी दिखानी बंद। बीहड़ में कम उम्र के मोहर सिंह को कोई साथ नहीं रख रहा था। कई गैंगों में मोहर सिंह ने साथ जाने की कोशिश की, लेकिन कम उम्र की वजह से मोहर को कोई अपनाने को तैयार नहीं था। वक्त बीतता गया और मोहर धीरे धीरे बीहड़ का राजा बन गया। एक वक्त ऐसा भी आया जब मोहर सिंह के गैंग में 150 लोग थे। उस वक्त मोहर सिंह की गैंग का खर्चा तकरीबन 1 लाख रुपए था और उस वक्त 1 लाख रुपए कमाना लगभग असंभव हुआ करता था। लेकिन इस गैंग के लिए ये पैसे कमाना उनके बाई हाथ का खेल जैसा था। आज के दिन की बात करें तो इस 1 लाख रुपए की कीमत तकरीबन 80 लाख या 1 करोड़ रुपए होगी। ये खर्च हुआ करता था मोहर सिंह के 150 से ज्यादा डाकुओं की गैंग का। एक वक्त ऐसा भी आया जब पूरे बीहड़ में मोहर सिंह के नाम की तूती बोलती थी। मोहर सिंह के नाम से तकरीबन 450 से भी ज्यादा हत्याओं के मुकदमे हैं। मोहर सिंह का खौफ इस कदर लोगों के जहन में बैठ गया कि अब लोगों ने अपने अमीर दिखने का शौक बंद कर दिया। वजह थी मोहर सिंह लगातार अमीरों की हत्याएं कर रहा था। इन्हीं वारदातों के चलते चंबल के आसपास के जिले के लोग दहशत में जी रहे थे। न सिर्फ चंबल बल्कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, भिंड, मुरैना, इटावा, आगरा, जालौन और धवलपुर के लोगों ने अपने खजाने को 7 परतों के अंदर दफन कर दिया, या फिर यूं कहे कि अपना पैसा दिखाना और बताना दोनों ही बंद कर दिया था। मोहर के खौफ के चलते इन सभी जिलों के लोग अमीर तो होते थे, लेकिन आम जिंदगी जीने को मजबूर थे। लोग डरते थे कहीं मोहर सिंह को ये पता न चल जाए कि हमारे पास पैसा है। बीहड़ का सबसे महंगा डाकू। मोहर सिंह के खौफ से न सिर्फ लोग परेशान थे, बल्कि तीनों राज्यों के पुलिस के साथ साथ सरकारों पर उनको पकड़ने का दबाव भी बढ़ चुका था। मोहर अब तक 650 से ज्यादा अपहरण और हत्या के केस उस पर दर्ज थे और इसी वजह से पुलिस की कई टीमें लगातार बीहड़ के कई चक्कर काटने लगी थी। मोहर के गैंग से उनकी मुठभेड़ तो होती, लेकिन उनके हाथ नहीं आता। उल्टा मुठभेड़ में पुलिस के कई जवान मारे जाते थे। अब आलम यह था कि पुलिस मोहर के डर से चंबल में दाखिल होने से भी डर रही थी। उस दौर में मोहर से तंग आकर पुलिस ने उस पर 3 लाख और उसकी पूरी गैंग पर 12 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया। अगर आज के दौर के हिसाब से देखा जाए तो मोहर पर करीब 1 करोड़ और पूरी गैंग पर तकरीबन 7 करोड़ रुपए का इनाम रखा गया। इससे पहले ना तो किसी पर इतना बड़ा इनाम रखा गया था और ना ही किसी ने इतने रुपयों के बारे में सुना था।
महंगे इनाम रखे जाने के बाद से मीडिया और चंबल के बाकी डाकुओं में सबसे महंगा डाकू कहलाने लगा मोहर सिंह। बिहार में बैठे बैठे दिल्ली से किडनैपिंग। साल 1965 में मोहर सिंह ने अपने एक डाकू दोस्त माधव सिंह के साथ मिलकर प्लान तैयार किया। खरीदारी करने के बहाने दिल्ली के एक मूर्ति तस्कर को प्लेन से उठा लिया। जैसे ही वो मूर्ति तस्कर चंबल आए तो मोहर सिंह ने उसे बंधक बना लिया। फिर क्या, मोहर सिंह के हाथों खजाना लग चुका था और अब 26 लाख की बड़ी रकम वसूलने के बाद ही मूर्ति तस्कर को मोहर सिंह ने छोड़ा। यही एक घटना थी जिसने 3 राज्यों समेत दिल्ली को पूरी तरीके से हिला कर रख दिया। ये वाकया किसी और ने नहीं बल्कि खुद मोहर सिंह ने अपनी जुबानी बयां किया। मोहर सिंह को बागी कहलाना पसंद था। उस दौर की अगर बात की जाए तो चंबल में 13 कुख्यात डाकू थे। मोहर सबकी मीटिंग भी अब लेने लगा था। मोहर की दिलेरी और बाकी अपराधों की लिस्ट देखकर बीहड़ के बाकी डाकू इससे खौफ खाने लगे थे। लेकिन मोहर में एक आदत सभी को अच्छी लग रही थी। मोहर सिंह जो भी करता वो वसूलों के साथ करता और अपने काम को लेकर हर पल सतर्क रहता था। एक बार ना जाने कहां से उसको खबर लगी कि बाकी डाकू की तरह उसकी इमेज भी खूंखार डाकू की तरह बनती जा रही है, जबकि मोहर सिंह को खुद को बीहड़ का बागी कहलाना पसंद था। इसी के चलते उसने चंबल में एक्टिव मलखान सिंह, नत्थू सिंह गैंग समेत कुल 13 गैंगों के सरदारों को अपने पास बुलाया और बैठक की। बैठक में फैसला लिया गया कि अब कोई किसी के घर में घुसकर लूटपाट नहीं करेगा, हम सिर्फ अपहरण करेंगे। इसके अलावा किसी की बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ जैसी घटनाओं को अंजाम नहीं देंगे। मोहर के रसूख को देखते हुए सभी डाकुओं ने बात भी मानी। इसके बाद पूरे बीहड़ और आसपास के जिलों में घर में घुसकर लूटपाट और महिलाओं से छेड़छाड़ होना बंद हो चुकी थी। मोहर सिंह गरीबों की भी मदद करता था, गरीब की बहन बेटियों की शादी भी करवाता था। मेरी जान मेरे नेक कर्मों से बची थी। मिली जानकारी के मुताबिक एक मीडिया इंटरव्यू में मोहर सिंह ने खुद कहा था, क्योंकि मैं बहन बेटियों को देवी स्वरूप मानता था, यही वजह थी कि पुलिस की तमाम मुठभेड़ों में मेरी जान बच गई। नेता लोग भी आकर कहते थे, दद्दा जितवा दो। अब अगर बात की जाए राजनीति की तो नेता लोग भी मोहर के खौफ का फायदा उठाने से पीछे नहीं हटे थे। 60 और 70 के दशक में गांव में सरपंची का चुनाव लड़ने से लेकर विधायकी तक चुनाव लड़ने वाले नेता मोहर सिंह के आगे मत्था टेकते नजर आए। किसी न किसी बहाने से मोहर तक ये नेता अपनी जीत के लिए गिड़गिड़ाने के लिए पहुंच ही जाते थे। जानकारी के मुताबिक एक मीडिया इंटरव्यू में मोहर सिंह ने बताया कि जब हम बीहड़ में थे तब कई नेता हमसे मिलने आते थे और कहते थे, दद्दा हमें जिताए दो, और हम उनके सिर पर हाथ रख देते थे। फिर क्या, नेता भी बिना हार जीत के डर के इधर उधर घूमते रहते थे कि अब तो मोहर दद्दा ने जितवाने का दावा तो किया ही है, तो अब किस बात की चिंता। वहीं लोगों को भी जैसे पता चला कि मोहर सिंह ने इस नेता को अपना आशीर्वाद दिया है तो खौफ में आकर अपना वोट खुद ब खुद उसी नेता को दे देते थे। दोस्त ने बदल दी मोहर की जिंदगी, कर दिया सरेंडर। मोहर सिंह उस वक्त और चर्चा में आया जब उसने बीहड़ में बैठकर दिल्ली में ही एक अपहरण करवा दिया। पूरी दिल्ली और साथ ही साथ राजनीतिक गलियारों में भी मोहर सिंह का नाम गूंजने लगा। मौका ऐसा भी था जब खुद इंदिरा गांधी भी डाकू मोहर सिंह के नाम से थर थर कांप उठी थी और फिर उन्हें पकड़ने की कोशिशें तेज हुई। 3 राज्यों की पुलिस और लगातार हो रहे ऑपरेशंस के बावजूद मोहर सिंह के बारे में कुछ नहीं पता चल रहा था। कई मुठभेड़ें जिसमें पुलिसकर्मी और मोहर सिंह के डाकू भी कई बार मुठभेड़ों में मौत के घाट उतार दिए गए, लेकिन मोहर सिंह हाथ नहीं आया। एक वक्त ऐसा आया जब मोहर सिंह ने भी सरेंडर करने की इच्छा जताई और फिर जयप्रकाश नारायण ने उन्हें पत्र लिखकर कहा कि अगर वो सरेंडर करना चाहते हैं तो वो खुद प्रधानमंत्री से बात करेंगे। लिहाजा इंदिरा गांधी ने सहमति दी और मोहर सिंह ने सरेंडर कर दिया। साल 1972 तक मोहर सिंह बीहड़ में अब तक अपनी जिंदगी के 14 साल गुजार चुका था। अब उसकी उम्र 48 साल की हो चुकी थी। एक दिन बैठे बैठे खुद को बागी कहने वाले मोहर सिंह के मन में ख्याल आया कि अब तक बददुआओं के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगा
और इसी बीच मोहर सिंह का खास दोस्त उससे मिलने के लिए उसके अड्डे पर आया। माधव सिंह ने मोहर को सरेंडर करने की सलाह दी। न जाने मोहर के मन में क्या आया, क्या सूझी कि उसने मेरे खास दोस्त की बात मानी। फिर क्या दोनों ने एक साथ पुलिस के सामने सरेंडर करने का प्रस्ताव रखा। आत्मसमर्पण करने के लिए मोहर सबसे पहले बड़े नेता जयप्रकाश नारायण से मिले। मोहर की जेपी से बातचीत हुई। फिर इंदिरा गांधी की तरफ से भी संदेश भेजा गया कि आप सरेंडर कीजिए, आपको पूरा फायदा दिया जाएगा। 14 अप्रैल 1972 को गांधी सेवा आश्रम मुरैना में अपने गैंग के 140 डाकुओं के साथ खुद भी मोहर सिंह ने सरेंडर कर दिया। मोहर ने एमपी के मुख्यमंत्री और बीपी सिंह की मौजूदगी में गांधी जी की तस्वीर के सामने अपने हथियार डाल दिए। कोर्ट ने मोहर सिंह को 20 साल की सजा सुनाई। मोहर सिंह ने अपनी जिंदगी के तकरीबन 20 साल जेल में काटे और एक वक्त ऐसा आया जब एक मुकदमे में जज ने उन्हें फांसी की सजा और कुछ पैसे के जुर्माने की सजा सुनाई। मोहर सिंह ने अदालत में ही कहा कि साहब, मैं फांसी लटक गया तो मेरा परिवार ये पैसे, ये जुर्माना कहां से चुकाएगा। पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। मोहर सिंह से जुड़ी हुई ऐसी कई कहानियां हैं जिसे सुनकर आप भी दंग और हैरान रह जाएंगे। मोहर सिंह के सरेंडर करने के बाद कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई। बिना शर्त जेल की खुली हवा में घूमने टहलने से लेकर हर एक सुविधा दी गई। जेल में रहते हुए भी खुद को बीहड़ का बागी कहने वाले मोहर ने खूब कांड किए। अपने साथी डकैतों के साथ जेल के अंदर ही मोहर सिंह अदालत लगाने लगा। जब ये बात जेल के जेलर को पता चली तो वो गुस्सा गया और अदालत न लगाने की बात कही। पर मोहर कब और किसकी सुनता था। फिर क्या, उसने भी जेलर की बात नहीं मानी। जेलर ने मोहर और उसके साथियों के साथ बदसलूकी करना शुरू कर दिया और पीटने की धमकी दी। जेलर की धमकी देने पर मोहर ने उसका कॉलर पकड़ लिया, उसे घसीट कर मारा। वहीं जब ये बात सूबे के मुख्यमंत्री तक पहुंची तो उन्होंने बीच बचाव किया। जज से मोहर की भिड़ंत। जिस दौरान मोहर सिंह जेल में था तब उस पर लगे मुकदमों की भी सुनवाई होती रहती थी। हत्या के एक ऐसे ही मुकदमे में मोहर सिंह को फांसी की सजा सुना दी गई और साथ ही जज ने 10,000 का जुर्माना भरने का हुक्म दे दिया। वहीं पर जज को जवाब देते हुए मोहर सिंह ने कहा कि साहब, मैं फांसी पर लटक जाऊं तो तुम्हारे जुर्माने का क्या होगा? जुर्माना कौन भरेगा? मेरे परिवार के पास तो जुर्माना भरने के लिए पैसों का इंतजाम नहीं है। जैसे ही मोहर सिंह ने जज से ये बात बोली तो भरी अदालत में सन्नाटा पसर गया। ये वाकया खुद मोहर सिंह ने एक मीडिया इंटरव्यू में बताया था। मोहर सिंह 1972 से लेकर 1980 तक जेल में रहा। फिर उसे इंदिरा गांधी के कहने पर रिहा कर दिया गया। मोहर सिंह को खेती किसानी करने के लिए सरकार की तरफ से जमीन भी दे दी गई और बच्चों की पढ़ाई में सरकारी मदद भी दी गई। राजनीति में भी आजमाया हाथ। इतना ही नहीं, जब मोहर सिंह जेल से बाहर आया तो उसने राजनीति में भी दांव पेच लगाए। वो निर्दलीय नेह गांव नगर पालिका का अध्यक्ष चुना गया। उसने अपने राजनीति में हमेशा कांग्रेस का समर्थन किया। उसका मानना था कि उसने कांग्रेस के समय में उस सरेंडर किया था, तब कांग्रेस ने उसकी भरपूर मदद की थी और यही वजह है कि वो कांग्रेस का समर्थन करता रहा। अब सामान्य जीवन में वापस लौटने के बाद मीडिया इंटरव्यू का सिलसिला लगातार चल रहा था। हर दिन नए खुलासे हो रहे थे। वहीं एक पत्रकार ने जब मोहर सिंह से ये सवाल पूछा कि डकैत रहते हुए कितने मर्डर किए थे, तो मोहर का जवाब था, ये मत पूछो। बिहार में हर दिन खून खराबा होता था। उस समय तकरीबन 400 मर्डर मेरे नाम से हुए थे। इनमें से ज्यादातर मैंने किए, बाकी गैंग के लड़के लोग करते थे और नाम मेरा होता था। 650 से भी ज्यादा अपहरण और 400 से भी ज्यादा हत्याएं करने वाले मोहर सिंह ने एक इंटरव्यू के दौरान जब उनसे पूछा गया कि ये हत्याओं की कितनी बड़ी संख्या है जो आप खुद कबूलना चाहेंगे, उन्होंने कहा कि बिहार में आए दिन खून खराबा होता रहता था। कई हत्याएं तो मैंने की, लेकिन 400 हत्याएं हैं जो कुल हुई होंगी और जिसमें कुछ मैंने और कुछ गैंग के लड़कों ने की होंगी। ये कहानी थी उस डकैत और उस नाम की जिसको लेकर आज भी बिहार में
जैसे ही मोहर सिंह का नाम गूंजता है, सन्नाटा चीख चीख कर बताता है।